जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2024 में आई एक स्लैशर फिल्म स्ट्रेंजर्स पार्ट 1 के बारे में। दोस्तों मेरा यकीन मानिए कि ये फिल्म ऐसी है कि ये आपको हॉन्ट करके रख देगी, क्योंकि इसकी जो कहानी है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आपको इस वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है, तो आप अंत तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो कि जंगल में किसी से बच के भाग रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। भागते हुए अचानक वो नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी टांग में चोट लग जाती है और उसके बाद वो बहुत ही स्लो हो जाता है और वो अच्छी तरह भाग नहीं पाता। तभी वहाँ पर मास्क पहना एक आदमी आता है जिसके हाथ में एक्स होता है और उसके साथ में दो लड़कियाँ भी मौजूद होती हैं जिन्होंने मास्क पहना हुआ था। वो तीनों उसे घेर लेते हैं और वो आदमी एक्स से उस पर वार कर देता है, जिससे उस आदमी की वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद हमें एक नोटिस दिखाया जाता है जहाँ हमें बताया जाता है कि अकॉर्डिंग टू एफबीआई अमेरिका में हर साल 1.4 मिलियन वायलेंट क्राइम्स होते हैं, यानी कि वहाँ पे 26 सेकंड में कोई ना कोई क्राइम होता है। इस फिल्म में जो कहानी दिखाई गई है वो सच्ची घटना पर आधारित है और ये बहुत ही ब्रूटल कहानी है। इस नोटिस के बाद हमें एक कपल दिखाए जाते हैं जिनके नाम होते हैं माया और रायन, और ये दोनों कई सालों से एक साथ थे, लेकिन इनकी अभी शादी नहीं हुई थी क्योंकि ये पहले अपना करियर सेटअप करना चाहते थे और उसके बाद शादी करना चाहते थे, ताकि ये फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लें और उसके बाद उन्हें कोई भी दिक्कत ना हो सके। अपने बिजी शेड्यूल से इन्होंने टाइम निकाला होता है ताकि ये वेकेशन पर जा सके, क्योंकि इनकी रिलेशनशिप में आए हुए इन्हें 5 साल कंप्लीट हो गया था और ये अपने 5 साल की एनिवर्सरी मनाने के लिए वेकेशन पर जा रहे थे। ये दोनों काफ़ी खुश होते हैं और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन रायन अस्थमा का पेशेंट था जिसकी वजह से वो पंप यूज़ करता था। रास्ते में जब वो दोनों किस करते हैं तो अचानक से उनकी गाड़ी डगमगा जाती है, जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट होते हुए बचता है, और जिससे उनका एक्सीडेंट होने वाला था वो आदमी उन्हें गाली देकर वहाँ से चला जाता है। इसे रायन को बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन माया रायन को शांत करा देती है और उसके बाद वो अपना फ़ोन चेक करती है तो उसमें नेटवर्क्स ही नहीं आ रहे थे। रायन उससे कहता है कि दरअसल वो जंगलों के बीचों बीच हैं, इसीलिए यहाँ पे नेटवर्क्स नहीं आएंगे, और जब वो किसी सिविलाइजेशन के पास पहुँचेंगे तो वहाँ पर नेटवर्क ज़रूर आएंगे। तभी उन्हें वीनस नाम के एक टाउन का बोर्ड नज़र आता है जिसकी पॉपुलेशन कुल 400 थी। ये देखकर वो खुश हो जाते हैं और फैसला करते हैं वहाँ पर रुकने का, ताकि वो कुछ खा पी के वहाँ से निकल सकें। तभी उन्हें एक रेस्टोरेंट नज़र आता है तो वो अपनी गाड़ी उसके बाहर पार्क करते हैं और उस रेस्टोरेंट के ठीक सामने एक गराज होता है जहाँ के जो वर्कर होते हैं वो उन्हें बहुत ही अजीब तरह से घूर रहे थे। जब वो दोनों रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पर भी कई सारे लोग उन्हें घूरने लगते हैं, मानो कि उन्होंने शहर के लोग पहली बार देखे हों। तभी उनके पास शरी नाम की वेट्रेस आती है जो कि उनका ऑर्डर लेने आई थी, और रायन अपने लिए चिकन ऑर्डर करता है, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड के लिए वो वेजिटेरियन ऑर्डर करता है क्योंकि माया वेजिटेरियन बन गई थी। तभी वो अपने एनिवर्सरी के बारे में बात करने लगते हैं तो वहाँ पर एक और कपल होता है जो कि उनसे कहता है कि उनकी भी एनिवर्सरी है और वो 3 साल से एक साथ हैं। उस रेस्टोरेंट की ओनर उनसे पूछती है कि आखिर उनकी शादी को कितने साल हो गए हैं, तो वो बताते हैं कि उन दोनों ने अभी तक शादी नहीं की है, बस वो अपने रिलेशनशिप को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि बिना शादी के वो ऐसे रह रहे थे। जब वहाँ से जा रहे होते हैं तो वहाँ पर वो मिसिंग बंदे का पोस्टर देखते हैं, जो कि वही बंदा था जो कि हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था, जिसको उन कातिलों ने जान से मार डाला था। वेट्रेस उन्हें बताती है कि वो कॉर्पोरेट सेक्टर में काफ़ी नामी बंदा था और अचानक से जब वो यहाँ पर आया तो वो गायब हो गया और किसी को नहीं पता कि वो कहाँ पर चला गया। ये देखकर वो घबरा जाते हैं और तुरंत वहाँ से निकलते हैं, लेकिन जब वो गाड़ी में बैठते हैं तो उनकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तभी वहाँ पे गराज का ओनर आता है जो कि उनसे कहता है कि उसे लगता है कि उसकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए अगर वो चाहे तो वो उसकी गाड़ी रिपेयर कर सकता है। रायन सुन के समझ जाता है कि ज़रूर ये प्रॉब्लम उन्होंने ही खड़ी करी होगी ताकि वो उनकी प्रॉब्लम को ठीक करें और पैसे कमा सकें। रायन उनसे लड़ने जाता है, लेकिन माया उसे रोक देती है और उससे कहती है कि वो लोग अगर कह रहे हैं तो वो गाड़ी ठीक कर देंगे। उस गैराज के ओनर का नाम रूडी होता है जो कि उससे कहता है कि जब तक उसकी गाड़ी ठीक नहीं हो जाती तो वो एक कैबिन में रह ले जो कि एयरबीएनबी पे मौजूद है, और वो कैबिन यहाँ से दूर भी नहीं है। ये सुन के वो दोनों तैयार हो जाते हैं एक रात के लिए उस कैबिन में रहने के लिए, और वो तुरंत ओनर से बात करते हैं और कैबिन को बुक कर लेते हैं। वेट्रेस शैली उन्हें अपनी गाड़ी में उस कैबिन में लेकर जाती है और उस कैबिन को देखकर वो दोनों काफ़ी खुश होते हैं। जब वो दोनों अंदर जाते हैं तो वहाँ पर सेटल हो जाते हैं और रात को वो देखते हैं कि फ्रिज काम नहीं कर रहा है। इसके बाद माया ओनर को कॉल करती है और उसे वहाँ पर आने के लिए कहती है ताकि वो अपने रेफ्रिजरेटर को फिक्स करके दे सके। ओनर उससे कहता है कि अगर उसे टाइम मिलेगा तो वो वहाँ पर आकर उसे ठीक कर देगा। उसके बाद वो दोनों वहाँ पर अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक उनके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। जब दरवाज़ा खोलते हैं तो वहाँ पर एक छोटी सी लड़की होती है जो कि उनसे पूछती है कि यह टैमरा इधर आई है, तो वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर कोई टैमरा नहीं रहती। ये कह के वो लड़की तुरंत वहाँ से चली जाती है और वो दोनों सोचने लगते हैं कि आखिर वो लड़की इतनी स्ट्रेंज क्यों थी। उसके बाद वो दोनों दरवाजे को लॉक कर देते हैं और अंदर चले जाते हैं,
जहाँ पे मैरी रायन से पूछती है कि क्या वो सच में उससे शादी करना चाहता है, तो रायन उससे कहता है कि वो उससे शादी करने के लिए बेकरार है। तभी अचानक रायन जब पंप ढूंढता है तो उसे कहीं पर भी पंप नहीं मिल रहा था और उसे याद आता है कि दरअसल वो उस पंप को अपनी गाड़ी में ही भूल गया है। इसीलिए वो गराज जाने का डिसाइड करता है ताकि वो अपना पंप वापस ला सके। माया सुन के उससे कहती है कि उसे भूख भी लगी है तो वो रास्ते से खाना भी लेकर आ जाए। दोस्तों दरअसल ओनर ने वहाँ पर अपनी एक बाइक रखी हुई थी ताकि अगर उन्हें कुछ ज़रूरत हो तो वो बाइक से टाउन की ओर जा सकें। रायन अकेले ही बाइक से वहाँ पे जाने के लिए निकल जाता है और माया अब घर पे पूरी तरह अकेली होती है, जहाँ पर वो अपनी दोस्त को कॉल करती है और उसे बताती है कि वो लोग कैसे टाइम स्पेंड कर रहे हैं। लेकिन तभी अचानक फिर से कोई उसके दरवाजे पर नॉक करता है। जब वहाँ पे पहुँचती है तो मैजिक आई से देखने की कोशिश करती है कि वहाँ पर कौन है और उसे वहीं पर वही छोटी लड़की नज़र आती है जो कि उससे पूछती है कि वहाँ पर कैमरा है या नहीं। तो वो उससे कहती है कि यहाँ पर कोई भी कैमरा नहीं है। तभी हम उसके घर के अंदर उस कातिल को घूमता हुआ देख पाते हैं, यानी कि जो कातिल हमें स्टार्टिंग में दिखाए गए थे वो उसके घर के अंदर ही आ गए थे, लेकिन उसको इस बारे में बिल्कुल भी भनक नहीं थी। माया से बहुत डर जाती है और वो गेट को अच्छी तरह लॉक कर देती है और उसके बाद वो अपना फ़ोन ढूंढने लगती है जो कि गायब हो गया था। लेकिन तभी अचानक उसे बुक के ऊपर रखा हुआ अपना फ़ोन मिलता है और वो सोचने लगती है कि वो टेबल पे इसको रख के गई थी तो वो वहाँ पर कैसे पहुँच गया। तभी उसे खिड़की से कुछ आवाज़ आती है और जब वो वहाँ पर जाकर देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। ये देखकर तुरंत रायन को कॉल करती है, लेकिन रायन का नंबर नहीं लग रहा था, इसीलिए वो उसे वॉइस मैसेज भेजती है और वहाँ पर जल्दी आने के लिए कहती है। वो अच्छी तरह खिड़की दरवाजे बंद कर लेती है ताकि कोई अंदर ना घुस सके और उसके बाद वो स्मोक करती है ताकि उसकी टेंशन कम हो सके। इधर रायन जब गराज पहुँचता है तो वो अपनी गाड़ी से वो इन्हेलर ले लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर रूडी आ जाता है और उस पर अटैक करने वाला होता है। लेकिन रायन उससे कहता है कि वो उसकी गाड़ी का ओनर है, कोई चोर नहीं है। ये सुन के रूडी उससे कहता है कि उसे पहले कॉल कर देना चाहिए था, जिससे उसे पता लग जाता कि वो यहाँ पर आने वाला है। इधर माया जब पियानो प्ले कर रही होती है तो अचानक से उसे पीछे से कुछ आवाज़ आती है और उसे लगता है कि शायद उसके पीछे कोई खड़ा है, लेकिन जब वो पीछे देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता और जब वो सामने देखती है तो उसके पीछे हम उस कातिल को बैठा हुआ देख पाते हैं जो कि उसका म्यूज़िक सुन रहा था। इधर रायन एक रेस्टोरेंट में जाता है ताकि वो खाना ऑर्डर कर सके और वहीं पर वो एनिवर्सरी वाले बंदे भी उसे मिलते हैं जो कि उसे ज्वाइन करने के लिए कहते हैं, लेकिन वो उससे कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ पर अकेली है जो कि उसका इंतज़ार कर रही है, इसीलिए वो उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकता। वो तुरंत खाने को पैक कराता है और वहाँ पर जाने के लिए निकल जाता है। इधर माया वॉशरूम में जाती है और नहाने लगती है और हम उसके पीछे उस कातिल को देखते हैं जो कि उसे नहाते हुए देख रहा था। तभी अचानक वहाँ की लाइट चली जाती है और माया बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, तो वो वहाँ का फ्यूज़ ढूंढने लगती है ताकि वो वापस से लाइट ला सके। वो अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट जलाकर उस फ्यूज़ को ढूंढ लेती है, लेकिन तभी अपने सामने वो मास्क पहनी लड़की को देखती है जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो तुरंत एक स्टोर रूम में जाकर अपने आप को लॉक कर लेती है। तभी अचानक कोई उसके स्टोर रूम का दरवाज़ा खोलता है और वो देखती है कि वहाँ कोई और नहीं बल्कि वो रायन है। रायन उसे वहाँ पर देखकर हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि आखिर वो यहाँ पे क्या कर रही थी। तो वो उसे बताती है कि उसने मास्क पहने हुए किसी को यहाँ पर देखा था, जिसकी वजह से वो डर गई और उसने अपने आप को स्टोर रूम में लॉक कर लिया। उसके बाद रायन स्विच को ऑन कर देता है जिससे वहाँ पर लाइट आ जाती है और वो उससे कहता है कि शायद उसने स्मोक करी होगी जिसकी वजह से वो हेलुसिनेट कर रही है। तभी अचानक कोई फिर से उनका दरवाज़ा नॉक करता है और रायन जब बाहर जाता है तो देखता है कि वही छोटी लड़की है जो कि कैमरा के बारे में पूछ रही है। ये सुन के वो उसे बहुत डांटता है जिससे वो लड़की वहाँ से भाग निकलती है और रायन माया से कहता है कि इन टीनेजर्स का कुछ भी नहीं हो सकता, ये सब प्रैंक करने के लिए यहाँ पर आते हैं और लोगों को डराने की कोशिश करते हैं। उसके बाद वो दोनों डाइनिंग टेबल पे जाते हैं और वहाँ पर खाना खाने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक उन्हें टेबल पे खून टपकता हुआ नज़र आता है और जब वो ऊपर देखते हैं तो वहाँ पर एक चिड़िया की लाश लटकी होती है, जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि ये कोई मजाक नहीं है बल्कि सच में यहाँ पे कोई स्ट्रेंजर है जो कि उन्हें परेशान कर रहा है। वो तुरंत वहाँ पे सारे खिड़की दरवाज़ों को लॉक करने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक वो कातिल उनके सामने आ जाता है जो कि दरवाजे को एक्स से तोड़ देता है और उसे देखकर वो तुरंत ऊपर वाले बेडरूम में जाके छुप जाते हैं। लेकिन वो कातिल वहाँ पर भी आ जाता है जो कि अपनी एक्स से उनका दरवाज़ा तोड़ देता है और उन्हें देखकर वो उन्हें कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। माया रायन से पूछती है कि आखिर वो अंदर क्यों नहीं आया, तो रायन उससे कहता है कि वो उन्हें हंट करना चाहता है। वो कातिल चाहता है कि वो लोग भागे और वो उन्हें हंट करे क्योंकि शायद वो हंटर है और उसे हंटिंग करना पसंद है। वो माया से ये भी कहता है कि वो चिंता ना करे, वो यहाँ से ज़रूर बाहर निकलेंगे क्योंकि बाहर जो ओनर की बाइक है उससे वो लोग यहाँ से भाग सकते हैं। अब वो दोनों रूम से बाहर निकलते हैं और दबे पाँव वहाँ पे जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो बाहर पहुँचते हैं और बाइक की तरफ जाते हैं तो अचानक से बाइक ब्लास्ट हो जाती है और उस बाइक के पीछे वो उस मास्क पहने स्ट्रेंजर को देख पाते हैं जो कि जानता था कि वो ज़रूर बाइक से भागने की कोशिश करेंगे।
इसीलिए उसने बाइक को ही जला दिया था। ये देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं और वापस घर में जाके खुद को लॉक कर लेते हैं और अब वो दोनों सोचने लगते हैं कि आखिर वो क्या करेंगे। तभी अचानक माया वहाँ पर वेंटिलेशन देखती है और वो रायन से कहती है कि वो इसके रास्ते यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। वो दोनों उस वेंटिलेशन की खिड़की खोलते हैं और अंदर चले जाते हैं और घर के नीचे से वो दूसरी तरफ जाने लगते हैं ताकि वो जंगल की ओर भाग सकें। वो ज़रा भी आवाज़ नहीं करते ताकि वो कातिल उनको ना देख पाएँ। लेकिन तभी अचानक माया के हाथ के अंदर एक कील गड़ जाती है। जैसे वो थोड़ा सा चिल्लाती है तो रायन उससे कहता है कि वो बिल्कुल भी ना चिल्लाए। उसके ठीक ऊपर वो कातिल खड़ी होती है जो कि उनकी आवाज़ शायद सुन लेती है, लेकिन वो उन्हें इग्नोर करती है क्योंकि वो जानती थी कि वो यहाँ से भाग नहीं सकते। रायन उसके हाथ से वो कील निकालता है और उसके बाद उस पर कपड़ा बांध देता है ताकि उसकी ब्लीडिंग स्टॉप हो सके और फिर बड़ी चालाकी से वो धीरे धीरे वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। वो चोरी से बाहर वाले रूम में जाते हैं और कोई वेपन को ढूंढने लगते हैं ताकि वो अपनी प्रोटेक्शन कर सकें और उन लोगों को जान से मार सकें। लेकिन जब वो वहाँ पर छानबीन करते हैं तो वहाँ पे उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। तभी रायन को ऊपर एक रूम नज़र आता है। जब वो ऊपर जाता है तो वहाँ पर उसे एक शॉटगन मिल जाती है और उसके साथ वहाँ पर उसे कई सारी एमोज भी मिलती है। इधर माया जब नीचे अकेली होती है तो वो कातिल वहाँ पर आकर उसे डराने लगती है और तभी एक कातिल खिड़की से उस पर अटैक कर देता है और उसका गला दबाने लगता है। लेकिन रायन उसकी तरफ जब शूट करता है तो वो वहाँ से भाग निकलते हैं। उसके बाद रायन माया को लेकर बाहर निकलता है और तभी उन्हें पोर्च से फुटस्टेप की आवाज़ आती है जिससे उन्हें लगता है कि शायद वो कातिल वहाँ पे खड़ा है। रायन उससे कहता है कि वो इससे उसे शूट कर देगा ताकि वो मर जाए और जब वो वहाँ पर जाता है तो वो उसे शूट करके जान से मार डालता है। जब माया उसकी शक्ल देखती है तो वो उससे कहती है कि उसने मास्क तो पहना ही नहीं है। तो रायन उससे कहता है कि क्या पता वो बिना मास्क के आया हो। तभी माया को वहाँ पर रिपेयर किट नज़र आती है जिसे देखकर वो समझ जाती है कि वो कातिल नहीं बल्कि दरअसल वो इस घर का ओनर था जो कि उनका फ्रिज रिपेयर करने के लिए आया था। ये जानकर रायन हैरान हो जाता है क्योंकि उसने गलत आदमी को जान से मार डाला था। तभी रायन देखता है कि वो ओनर अपनी गाड़ी से आया है और वो तुरंत माया को लेकर उसकी गाड़ी में बैठता है और वहाँ से जाने के लिए निकल जाता है। लेकिन वो कातिल इतनी आसानी से उन दोनों को वहाँ से जाने नहीं देने वाला था, इसीलिए वो अपनी गाड़ी से उनकी गाड़ी को ठोकर मार देता है जैसे कि उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो उनकी गाड़ी को दबाने लगता है। रायन माया से कहता है कि वो तुरंत यहाँ से भाग निकले और किसी से मदद ले ले। तो माया उसकी बात मानकर वहाँ से भागने लगती है। रायन जब उस कातिल को शूट करने के लिए जाता है तो देखता है कि वो वहाँ से गायब हो गया है, लेकिन तभी वो अपने सामने उसे पाता है और जब वो उसे शूट करता है तो वहाँ से भी गायब हो जाता है। ये देखकर रायन गाड़ी का सामने वाला कांच तोड़ता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है और उसके बाद वो भी जंगल की ओर चला जाता है अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने के लिए। इधर माया को वो दोनों कातिल लड़कियाँ ढूंढ रही होती हैं और तभी माया को एक पिट मिलती है जिसके अंदर जाकर वो छुप जाती है। जब वो कातिल उसके ऊपर आती है तो वो पिट के अंदर देखने लगती है, लेकिन वहाँ पर उसे भनक नहीं लगती कि माया वहाँ पर छुपी हुई है। उसके जाने के बाद ओनर के फ़ोन से माया पुलिस को कॉल करती है और जब पुलिस उसका कॉल उठाती है तो वो उसे सारी बात बताने लगती है, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा नेटवर्क ना पकड़ने की वजह से कॉल कट हो जाता है। तभी माया डिसाइड करती है कि उसे यहाँ से निकलना होगा और जब वो वहाँ से निकलने वाली होती है तो उसे वहाँ पर एक कंकाल मिलता है जिसे देखकर वो डर जाती है और उसे पता चलता है कि वो पहले लोग नहीं हैं जिन्हें ये लोग मारने वाले हैं, बल्कि यहाँ पर कई सारे लोग मारे गए हैं और उनकी लाश को उन्होंने इसी के अंदर डाला है। उसके बाद माया वहाँ से बाहर निकलकर भागने लगती है, लेकिन वो कातिल उसे देख लेती है और उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है और उसके बाद वो उसे घसीट कर वापस कैबिन में ले जाती है। अब वो तीनों कातिल रायन को जंगलों में ढूंढने लगते हैं और रायन को तभी ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, तो वो एक पुराने ट्रक के पास जाके बैठता है जहाँ पर उसे एक पानी की बोतल मिलती है जिसे उठाकर वो उसे मरोड़ देता है और उसमें ऑक्सीजन भरता है और उसके बाद वो उसे इनहेल करता है जिससे वो काफ़ी रिलैक्स हो जाता है। उसके बाद वो उस कातिल लड़की के पास जाता है जो कि उसे ढूंढ रही थी और वो उसके ऊपर गन तान देता है और उसे चाकू फेंकने के लिए कहता है, तो लड़की उसकी बात मानती है और चाकू को फेंक देती है। रायन उससे पूछता है कि उसकी गर्लफ्रेंड कहाँ पर है, लेकिन वो लड़की उसे कुछ भी नहीं बताती और चिल्लाने लगती है, जिससे रायन जब उसे शूट करने वाला होता है तो वहाँ पर वो कातिल आ जाता है जो कि उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। जब रायन की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाता है और वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड को भी उन लोगों ने बांध रखा है। रायन ये बात अच्छी तरह समझ गया था कि वो पकड़े गए हैं और वो लोग उन्हें जान से मार डालेंगे, इसीलिए वो आखिरी बार अपनी गर्लफ्रेंड से पूछता है कि क्या वो उससे शादी करना चाहेगी, तो उसकी गर्लफ्रेंड उससे हाँ करती है और वो दोनों रोने लगते हैं। तभी अचानक वो कातिल रायन को चाकू मार देती है और उसके बाद वो उसे नीचे गिरा देते हैं जिससे रायन के मुंह से खून निकलने लगता है और उसकी मौत हो जाती है। माया देखकर बहुत ज़्यादा रोने लगती है और उसके बाद वो कातिल उसे भी स्टैब कर देता है जिससे उसके पेट से खून निकलने लगता है। माया उनसे पूछती है कि आखिर वो लोग ये कर क्यों रहे हैं,
तो कातिल उसे बताती है कि वो लोग यहाँ पर आए हैं इसीलिए वो ये कर रहे हैं। तभी वो माया को भी धक्का दे देते हैं और माया वहीं पर बेहोश हो जाती है और मौके पे वहाँ पर पुलिस आ जाती है, जिसकी सायरन की आवाज़ सुनकर वो कातिल वहाँ से भाग निकलते हैं। जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो देखती है कि माया की सांसें अभी चल रही हैं, इसीलिए वो लोग उसे हॉस्पिटल में भर्ती कर देते हैं, जहाँ पर उसका इलाज चलता है और वो ठीक हो जाती है। लेकिन माया की जब आंखें खुलती हैं तो वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, क्योंकि उसके सपनों में वो उसे हॉन्ट कर रहे थे और वो अभी पूरी तरह ठीक नहीं हो पाई थी। माया जब उठती है तो उसके पीछे हम उस कातिल को सोता हुआ देख पाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। दोस्तों एंड सीन में जो कातिल उसके बेड पे हमें दिखाया गया है, इसका ये मतलब हो सकता है कि माया अब भी उन लोगों को हेलुसिनेट कर रही है और वो तहे दिल से उनसे बदला लेना चाहती है और शायद नेक्स्ट पार्ट में वो उनसे बदला लेने जाएगी भी। माया अकेली सर्वाइवर है जो कि वहाँ पर सर्वाइव कर पाई, वरना वहाँ पे जो कोई भी जाता था वो मारा ही जाता था। दोस्तों हमें इस फिल्म में ये तो नहीं दिखाया गया कि उस मास्क के पीछे कौन है, लेकिन मुझे लगता है कि उस मास्क के पीछे जो कोई भी है वो टाउन का ही होगा, क्योंकि जिस तरीके से वो टाउन के लोग उन्हें घूर रहे थे, मुझे लगता है कि शायद वो उन्हें नफरत की निगाह से देख रहे थे। जब वो लोग रेस्टोरेंट में गए थे तो उन्होंने जानबूझ के उसकी गाड़ी ख़राब कर दी थी ताकि उनकी गाड़ी गराज में रहे और वो उस कैबिन में जाके रह सकें। ये सब पूरा प्लानिंग था उन्हें वहाँ तक पहुँचाने के लिए, और फिर वो कातिल वहाँ पर आए और उन लोगों को परेशान करने लगे। इस फिल्म में कातिल का मोटिव नहीं दिखाया गया है कि आखिर वो लोगों को मारता क्यों है, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि वो उन्हीं लोगों को टारगेट करता है जो कि शहर से आते हैं और वो लोग जो कि शादीशुदा नहीं होते और ऐसे ही इंजॉय करने के लिए आते हैं। क्योंकि अगर कोई शादीशुदा वहाँ पे रहता है तो लीगली वो लोग कपल हैं, और अगर कोई अनमैरिड वहाँ पर आता है वेकेशन मनाने के लिए तो उनकी नज़रों में वो कपल गलत होते हैं, शायद इसीलिए वो लोग उन्हें मारते होंगे। आपको क्या लगता है कि वो लोग उन्हें क्यों मारते हैं? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।